आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। शिक्षा के क्षेत्र में जहां बदलाव और नवाचार का दिन ब दिन वर्चस्व बढ़ रहा है, वहां कुछ शिक्षाविद ऐसे हैं जो अपने समर्पण, दृष्टिकोण और कार्यशैली से नया आदर्श स्थापित कर रहे हैं। एक ऐसी ही प्रेरणा स्रोत शख्सियत है आनंद जैन, जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। अब उन्होंने वीआरएस लेकर श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की बागडोर संभाली है एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में। आनंद जैन का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण न केवल पारंपरिक है, बल्कि उन्होंने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विचारों, अनुभवों और शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए उनके साथ बातचीत करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आनंद जैन साहब का। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका तो बहुत एक लंबा तजुर्बा है नारी शिक्षा को लेकर, बेटियों को जो आप शिक्षित कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, खासतौर पर तकनीकी शिक्षा को लेकर। तो महिला शिक्षा को लेकर समाज का जो दृष्टिकोण है अब पहले से कितना बदला है? पिछले दिनों अगर आप देखें ना, तो लड़कियों को पढ़ाने के लिहाज से हमारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जैसे आज से अगर मैं कहूँ 10-15 साल पहले, तो एक बहुत होनहार लड़की को भी कोई चाहता था कि बहुत सस्ती या निःशुल्क सरकारी शिक्षा ही मिल जावे और उसकी शिक्षा पे ज्यादा खर्चा ना हो। एक बहुत होनहार लड़की भी घर में अगर भाई है तो भाई की पढ़ाई के नाम पर शहीद हो जाती थी। ये भी होता था कि एक काबिल लड़की बहुत अच्छा पढ़ ली, आगे अब उसको पर लगने चाहिए, उसको मदद होनी चाहिए, उसे काम के लिए दूर भेजना चाहिए। तो घर की कोई बड़ी दादी या बुआ कह देती थी कि क्या करेगी पढ़ लिख कर, काम तो घर में करने का ही है, तो घर का काम करेगी तो आगे ठीक रहेगी। तो उसका पढ़ा लिखना भी होना समाज को बहुत उपयोगिता नहीं दे पाता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तकनीकी कौशल में बहुत, ज्ञान में बहुत अच्छे थे, रोजगार के लिए भी बिल्कुल कनेक्ट हो गए थे, उनकी रोजगार कनेक्टिविटी अच्छी कंपनियों में भी रुक जाती थी क्योंकि घर की परमिशन नहीं मिलती थी। और इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि बेटा और बेटी का अंतर लगभग खत्म हो गया है और बेटियां जब अच्छा पढ़ रही हैं तो उनको पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है और परिवार आगे की पढ़ाइयों के लिए भी और नौकरियों के लिए भी उनकी मदद कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे समाज के दृष्टिकोण में लड़कियों को पढ़ाने के लिहाज से बहुत ज्यादा चीज। क्या आपको लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं इनसे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सरकार अगर महिला शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देती तो हमारी जैसी संस्था हनुमानगढ़ जैसे इलाके में शुरू ही नहीं हो सकती थी। जैसे हम जब शुरू कर रहे थे तो सरकार ने हमें निःशुल्क भूमि भवन निर्माण के लिए राशि दी। बाद में बहुत सारी बच्चियां सरकारी स्कॉलरशिप से ही अपनी पढ़ाई कर पाई। वो घर जो बहुत कमजोर आर्थिक स्थितियों से आते थे तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी शानदार तकनीकी शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए सरकारी स्कॉलरशिप सहज उपलब्ध हो गई। और आज भी आप देखिएगा कि लगभग सारे वंचित वर्ग में अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो सरकार की स्कॉलरशिप वहाँ उपलब्ध है। और कुछ स्कॉलरशिप तो इतनी अट्रैक्टिव है, जैसे भारत सरकार की प्रगति स्कॉलरशिप है जो तकनीकी शिक्षा करने वाली किसी लड़की को मिलती है, उसमें सरकार 50,000 रुपए दे रही है। और सच बताएं तो हनुमानगढ़ में पढ़ते समय कुल खर्चे भी 50,000 नहीं है। यानी लड़की न केवल अच्छा पढ़ सकती है बल्कि पढ़ते समय कुछ एक्स्ट्रा जो उसको स्कॉलरशिप की राशि मिल रही है वो उसके भविष्य में किसी उन्नत योजना बनाने के काम भी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार का सपोर्ट ना हो तो हमारे जैसे संस्थान जो बहुत वंचित वर्ग के लोगों को भी तकनीकी शिक्षा दे पा रहे हैं वो दे ही नहीं पाते। तो मुझे यूँ लगता है कि सरकार अगर नहीं होती, सरकार की जो सुविधाएं नहीं होती तो न केवल तकनीकी शिक्षा, इवन सामान्य शिक्षा के लिए भी संकट हो। चलिए, अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो स्थापना है वास्तव में देखा जाए तो एक वरदान था, खासतौर पर जो मध्यम वर्ग की जो बेटियां हैं उनके लिए। तो इसकी स्थापना को लेकर प्रेरणा कैसे मिली? 2007 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने तय किया था कि वो इलाके, जिला मुख्यालय जहाँ सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं है, वहाँ निजी क्षेत्र से
पॉलिटेक्निक खोलने के लिए सरकार उन्हें निःशुल्क जमीन देगी और अगर वो महिला शिक्षा की अगर संस्थान है तो उसे भवन निर्माण के लिए भी राशि देगी। तो मुझे यूँ लगता है हम लोग मूलतः नौहर के हैं, यहाँ इसी जिले के हैं, तो स्वाभाविक रूप से हनुमानगढ़ हमारा पैतृक स्थान था। तो हमने आवेदन किया और मेरे पास एक अच्छी बात थी, तकनीकी सेवा का अनुभव था। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थी या कॉलेज संचालन करने की जो जानकारियां थी वो अच्छी थी। कुछ वित्तीय सुदृढ़ता कुछ सहयोग से हो गई तो कॉलेज की स्थापना हो गई। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, 2007 में हमने शुरू किया तो बहुत बेहतरीन लोगों की एक टीम हमारी मदद के लिए हमारे साथ जुट गई। तो मुझे यूँ लगता है कि हम 1 साल के अंदर अंदर ही कोई नए संस्थान के बजाय बहुत पुख्ता स्थापित संस्थान जैसे हो गए थे और यूँ समझो कि सुनहरे दिन शुरू हो गए थे। हमने बहुत अच्छी संख्या में बच्चियां पढ़ाई। 3 ब्रांच के साथ, हम बहुत छोटे से इंटेक के साथ 90 के इंटेक के साथ शुरू हुए थे, हम 5 ब्रांच पे चले गए। हमारा इंटेक हमने 300 के आसपास कर लिया था। तो सब कुछ बहुत सुनहरा हो गया था। तो मुझे यूँ लगता है कि प्रेरणा तो सरकारी स्कीम ही थी, लेकिन एक दूसरी प्रेरणा थी कि लोकल इलाके का कनेक्शन हो गया, नौहर और हनुमानगढ़ का। तो मुझे लगा कि स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें शुरू हो गई और फिर हमें हनुमानगढ़ ने साथ पे बहुत अच्छा दिया। इसका भी एक, लेकिन जैन साहब एक बात है कि श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की जब बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि शुरू में उस समय आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, खूब नाम भी था उस तरह से, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ साल से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल परिदृश्य से गायब हो गया कॉलेज, अब कहीं चर्चा भी नहीं होती है, जबकि आपने खुद संभाल लिया, सारी कमान संभाल लिया आपने। आप सारी बातें सही कह रहे हैं। बहुत सारी हैं बातें। अगर आप सुनहरे दिनों की बात करें तो 2014 से हमारे यहाँ हम एक सामान्य बात कहते थे कि भी राजस्थान में कोई लड़का जिन ब्रांचेज में हम अध्यापन करते हैं उसमें टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि टॉप तो श्रीदेवी की लड़की नहीं करना है राजस्थान। बिल्कुल। तो हमारे ये दिन थे। इंडस्ट्री में भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज लड़कियों को बहुत अच्छी मिल रही थी। अगर मैं कहूँ तो कुछ बच्चियां हैं यहाँ, राजा सिंह जी हैं अपने यहाँ कलेक्ट्रेट में, अर्जी नवीस झंडावाड़ी के, उनकी बेटी है हरजिंदर, अमेजन में है। श्वेता गर्ग है संगरिया की लड़की। क्या बात। अब अभी इन लड़कियों की अगर आप सैलरी पैकेज देखें, मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये हनुमानगढ़ के लिए तो आश्चर्यजनक सी बात होगी कि उन तीनों मतलब इन लड़कियों के जो एनुअल पैकेज हैं वो 40 लाख से ऊपर रहे हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि वो जो सुनहरे दिन थे वो क्यों कमजोर हो गए, उसका बहुत बड़ा कारण तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन कुछ चीजें मैं कोरिलेट कर सकता हूँ कि सरकार की पॉलिसियों में कुछ लिबरलाइजेशन हुआ और जगह जगह ऐसे पॉलिटेक्निक खुल गए जिनके पास ना भवन थे, ना संसाधन थे, ना उन्हें पढ़ाने की इच्छा थी। तो कुछ स्थानीय स्तर पे जब बच्चियों को पढ़ने की स्थितियां मिलने लग गई तो कुछ हमारा इंटेक कम हो गया। फिर परीक्षा होम एग्जाम थी, हम बहुत बढ़िया पढ़ाते थे और हमारा रिजल्ट 80% होता था और वो पढ़ाते ही नहीं थे। जिनके बच्चों को अध्यापक देखने के दर्शन नहीं होते थे वो परीक्षाओं में इस तरह का प्रदर्शन करते थे कि उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% होता था। तो हमें तो समझ ही नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पढ़ाना चाहिए कि परीक्षा में कुछ गलत परंपराएं करनी चाहिए। एक चांस की बात है कि उन पे नियंत्रण हुआ, परीक्षा तंत्र थोड़ा सुधरा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ तो चीजें हैं ही अच्छी। तो लेकिन तब तक हम अपने आप को नहीं समेट पाए। फिर कोविड आ गया और कोविड के बाद फिर एक चीज समझ में आई कि तकनीकी शिक्षा के सर्वाइवल के लिए वित्तीय सुदृढ़ता बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी शिक्षा है वो बहुत ज्यादा खर्चीली है। तो अगर खर्चों को सीमित नहीं करेंगे तो वित्तीय कुचक्र में हम अपने संस्थान को कहीं बंद ना कर दें। तो जैसे होता है ना कि कोई आदमी अपना सुरक्षा कवच बना के अपने घर में कैद हो जाता है, उस तरह से हमने अपनी पढ़ाई को कम कर दिया, बंद नहीं किया, कम कर दिया। इसमें संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप से कमियां आई निश्चित रूप से। नहीं, कोर्सेज की संख्या घटाई? नहीं, कोर्सेज नहीं घटाई, कोर्सेज का इंटेक कम कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास 60 सीटें थी, हमने केवल 16 कर ली। कंप्यूटर में जैसे 60 सीटें थी, आईटी ब्रांच बंद कर दी। कंप्यूटर में हमारी ब्रांचेस में सीटें 27 कर दी। कुछ बच्चों का रुझान भी कोविड के बाद तकनीकी शिक्षा का कम था, बच्चे भी कम थे संख्या में पढ़ने वाले, हमने भी कम पढ़ाए, लेकिन अच्छा पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि पिछले दिनों हमारी कोई संख्या कम होने पे गुणवत्ता में कमजोरी आ गई होगी।
पिछले दिनों भी हमने कॉस्ट्यूम डिजाइन में और कंप्यूटर में मेरिट पोजीशंस पाई है। अभी इन दिनों थोड़ी संख्या बल बना है और थोड़ा साहस भी हो गया। अब सर्वाइवल खतरा नहीं है। नहीं, अब जब आप खुद आ गए हैं, क्योंकि आप राजकीय सेवा में थे और आप प्रिंसिपल थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अब आप वीआरएस लेने के बाद जब आप संभाल रहे हैं, तो अब क्या क्या कुछ खास करने वाले हैं आप? देखो, क्योंकि लोगों की उम्मीद जगी है कि भाई आनंद जैन साहब जब खुद आ गए हैं मैदान में तो कुछ खास तो करेंगे। मैं ये तो भरोसा देता हूँ कि मेरे में जितनी क्षमता है या ऊर्जा है या समझ है, या यूं कहूँ मैं बहुत ज्यादा जैसे ईश्वर को मानने वाला भी हूँ, तो जो उसकी प्रेरणा रहेगी, कुछ ऐसा संकल्प है कि आने वाले दिनों में हम पुरानी बुलंदियां फिर छू लेंगे। अभी अभी मेरी फैकल्टी बहुत मोटिवेटेड है। इन दिनों सबसे बड़ी जोरदार बात मैं अगर आपको बताऊं तो वो यह है कि कोविड के बाद बच्चों को संस्थान में लगातार उपस्थित रखना भी एक समस्या थी। बच्चे घर बैठे पढ़ना पसंद करते थे, संस्थानों में आना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इन दिनों हमारी उपस्थितियों की परसेंटेज में काफी परिवर्तन है। ठीक है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। फिर हम एकेडमिक रूप से कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारी जॉब कनेक्टिविटी में दो बातें करेंगे। एक, हमारा काम करते समय कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, और दूसरा, हमें कोई बहुत आसानी से काम दे देगा। और हम फैशन डिजाइन में तो इतना खूबसूरत काम पिछले दिनों कर चुके हैं कि अब हमारी हर बच्ची अपना बुटीक खोलने में समर्थ है। हम जैसे अब ये मानकर चल रहे हैं कि हम अब नौकरी देने के लिए ही पढ़ रहे हैं, हम नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, और बच्चे को अपना खुद का काम शुरू करने के लिए क्या करना है वो सब कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने एक अपना नेटवर्क बना लिया है कि अगर कोई नई बच्ची अपना काम शुरू करना चाहती है, उसको अगर किसी तरह की मदद की जरूरत है, उसे अनुभव पाना है, वित्तीय सहायता पानी है, या कुछ साजो सामान और मशीनरी या तकनीकी ज्ञान की जरूरत है, तो सब हम पूर्ति कर रहे हैं, और लगभग हर बच्चे को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किस तरह के कोर्सेज की व्यवस्था है श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में? अभी हम 4 कोर्सेज में काम कर रहे हैं। जैसे एक कोर्स को हम फैशन डिजाइन बोलते हैं, असल में वो कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग है। ठीक है। जिसमें हम हर उम्र के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हों, औरतें हों, शादी के हों, पुरुषों के वस्त्र हों, सब बनाना सीखते हैं। जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हम फैशन ट्रेंड्स को पहले से ज्यादा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फैशन मार्केटिंग को अच्छा समझा रहे हैं, और एक बुटीक खोलने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए बच्ची को, कैड फैशन हम सिखाते हैं। अगले आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसी मशीनरी के साथ काम करेंगे जिसमें हम कंप्यूटर पे डिजाइन बनाएंगे, और मशीन से अटैच्ड कंप्यूटर मशीन से अटैच्ड मशीन जो है वो उन्हें तैयार करके देगी। तो मुझे लगता है कि तकनीक जिस तरह से बदल रही है, समय जिस तरह से बदल रहा है, उस तरह से हम अपने इंस्टीट्यूट को भी आधुनिक कर रहे हैं। तो इसका कुछ एडवांटेज आज जो पढ़ रही बच्चियां हैं उन्हें कल जब वो काम करेंगी तब मिलेगा। कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं हम, तो इसमें कोशिश यही कर रहे हैं कि सारी बच्चियां जॉब रेडी हो जाएं, उन्हें जो मॉडर्न नए जो AI की टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में पता लग जाए, डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी समझ उनकी बेहतर हो जावे, और अप टू डेट रहे। जैसे अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कि पहले हम C++ पढ़ाते थे, अब पाइथन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो उसकी लॉजिक को डेवलप करेगा, और AI टूल ऐसा है जो ये कहता है कि भाई तू मुझे लिख के दे प्रॉम्प्ट और मैं तेरे लिए सब काम कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि अब समझ में बहुत चेंज हो गया है। हम टीचर को भी मुझे लगता है कि नई समझ के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और एजुकेशन को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा रिफॉर्म होने की जरूरत है। तो हम हो रहे हैं, और मुझे लगता है बच्चों को इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बता दीजिए कि महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के महत्व के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अब बहुत ज्यादा जेंडर अनइक्वलिटी जॉब में, टेक्निकल जॉब में खासतौर से नहीं रही है। और हम जो मेरा इंस्टीट्यूट है आर्किटेक्चर में काम करता है, तो आर्किटेक्चर में तो आप देखेंगे कि महिला है वो मेल आर्किटेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में है, क्योंकि वो घर को किसी पुरुष से ज्यादा समय रहने के कारण ज्यादा अच्छा समझती है। तो उसकी डिजाइन और कैपेबिलिटीज हैं वो पुरुष से अच्छी होती हैं। कंप्यूटर में, फैशन डिजाइन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई जेंडर
अनइक्वलिटी नहीं है या डिसफेवर नहीं है महिला को। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट की डिजाइन ही इस तरह से की गई कि भाई महिला का इंस्टीट्यूट है तो वो ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जिसमें महिला अगर पढ़ने के बाद काम करे तो उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो कि भी उसकी कोई फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक है। तो पिछले दिनों आप देखेंगे तो रेशो अगर देखें टोटल एम्प्लॉयमेंट में मेल फीमेल का, तो इन फील्ड्स में लगभग 40% के आसपास रेशो फीमेल का आ जाता है। अभी अगर मान लो 50-50 अगर अपन रेशो माने मेल फीमेल का और 40% शेयर माने फीमेल का, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। वो सारी महिलाएं जो काम करना चाहती हैं उनको काम भी मिल रहा है और काम की कंडीशंस भी फेवरेबल मिल रही है। और अभी आप देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में तो फीमेल डोमिनेशन हो जाता है, तो कोई असुरक्षा की स्थिति भी नहीं है। जैन साहब, एक बात है कि देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है भारत का, या अपन बात करें तो उसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है, हम जैसा समझना चाहते हैं कि एक तो काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं होती है आमतौर पर, और प्लेसमेंट की बड़ी समस्या है। फिर अगर ये दोनों ही स्थिति है तो हम या तो अपने मन के हिसाब से कुछ बन नहीं पाते, और जब बन भी जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट नहीं होता है, रोजगार ही नहीं मिलता है। इन दोनों बिंदुओं को देखते हुए श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ है? देखिए, अभी काउंसलिंग अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है। अभी अगर आप इन दिनों अपने बच्चों को देखें तो एक बड़ी उनकी इच्छा है कि कम मेहनत और ज्यादा पैसे का सिस्टम क्या है वो सीखना चाहते हैं। तो एक काउंसलर के लिए बड़ी चुनौती है कि भी वो बच्चे की क्षमता को देखकर उसकी मैचिंग कैसे करे। एक्सपेक्टेशंस तो ज्यादा है और सिंसियरिटी लेवल है वो उतना नहीं है। तो ये काउंसलर का चैलेंज है। अभी मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है कि हमारी आपके यहाँ काउंसलिंग की व्यवस्था है? जैसे हम काउंसलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं कि भी किसी को 40,000 रुपए ही महीना मिलेगा और उसे 1 लाख रुपया महीना चाहिए, तो अब काउंसलर क्या करेगा? यहाँ बड़ी अजीब सी विडंबना है कि अगर काउंसलर रियलिस्टिक प्लेन पे रहते हुए कैपेबिलिटीज को मैच करते हुए काउंसलिंग करता है तो वो काउंसलिंग मन को सेटिस्फाई नहीं करती। अभी एक और बात है, हम जैसे कह देते हैं कई बार कि कंप्यूटर में अगर आप पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट जॉब कम है और प्राइवेट जॉब ज़्यादा पैसे के हैं। अभी कोई मनी बना कर आया है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है पढ़ने के बाद, तो वो तो हमारी काउंसलिंग से क्या होगा? जब हम रियलिस्टिक बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मुझे यूँ लगता है कि अभी काउंसलर जो है, काउंसलिंग सिस्टम तो है हमारा, लेकिन हम थोड़े रियलिस्टिक होने के कारण जो ग्राउंड पोजिशंस हैं उनको साफ बताने के कारण कुछ अपने बिजनेस के लिहाज से अपन देखें तो कुछ फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और जहां तक प्लेसमेंट का है, हम अभी फेवरेबल पोजीशन पे हैं। हम जितने बच्चे पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी प्लेसमेंट सिर्फ मैचिंग है। अभी हमारे पास कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, बेसिकली एक नेटवर्क है कंपनियों का, प्लेसमेंट ऑफिसर्स का, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। और आप देखेंगे कि एज ऑन डेट फीमेल टेक्नोक्रेट्स की प्राइवेट क्षेत्र में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कई दिनों तक कम रहने वाली है। कारण बड़ा साफ है। अभी पूरे राजस्थान में श्रीदेवी जैसे कितने पॉलिटेक्निक है? सिर्फ एक, कोई दूसरा प्राइवेट पॉलिटेक्निक नहीं है। किसी ज़माने में 12 होते थे, 11 इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो अपनी चीज़ें इकोनॉमिक प्लेन पे कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी हमने भी बहुत टफ टाइम देखा और चीज़ें मैनेज कर ली है। तो अब हो सकता है इस मोनोपोली पोजीशन का कुछ एडवांटेज हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में हम दे पाएं। अच्छा पढ़ाएंगे और अपने कॉन्टेक्ट्स का बढ़िया इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में प्लेसमेंट कोई कंस्ट्रेंट रहेगी हमारी एजुकेशन पे। और एक हमने और तय कर लिया कि फैशन डिजाइन में हम अब नौकरी मांगेंगे ही नहीं। हमारा बच्चा खुद अपना काम करेगा। और पुराने बच्चे ऐसे हैं बड़ी संख्या में जो नौकरी देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारा ये जो नेटवर्क है वो अभी मुझे लगता है कि अब एवरलास्टिंग हो गया। ये अभी नहीं टूटने वाली सी ऐसी कड़ियां बन गई है जो किसी भी बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा बना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि अब आनंद जैन साहब खुद जब सरकारी सेवा त्याग करके श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज को संभालने लगे हैं तो क्या खास करने वाले हैं? अभी खास तो मुझे नहीं पता, पर जो जरूरी काम है ना वो सारे कर दूंगा। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से एक जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जितने भी बच्चों को श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाएगा उनके कैरियर गोल्स हैं वो बेस्ट ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जावे। चाहे उन्हें अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो उनकी हायर एजुकेशन की कनेक्टिविटी हम लोग बनाएंगे। उनको अगर कोई बढ़िया प्लेसमेंट मिलना चाहिए तो वो बढ़िया प्लेसमेंट हम लोग देने के लिए सारे एफर्ट्स करेंगे।
और अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसकी एंटरप्राइज को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करने, उसके लिए कोई सपोर्ट करना का वो करेंगे, अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कुछ चीज़ें जो बेसिकली आदमी काम कर हाथ से करके सीखता है उस पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस वही बनाता है। देखो, दो चीज़ें हैं, एक है विषय का ज्ञान और एक है आपके व्यवहारिक कार्यकलापों का कौशल। ठीक है। तो कौशल मैं भाषण देके आपको नहीं सिखा सकता, जब आप हाथ से खुद काम करेंगे तो सीख पाएंगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो कौशल वाला काम है ना, इसमें हमें सुप्रीमेसी आ जाए और कोई बिना किसी विवाद के कह दे कि द बेस्ट पॉलिटेक्निक इन स्किल ट्रेनिंग इज श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक। ये सर्टिफिकेट हम 2 साल में अप्लाई कर चुके हैं, मोर और लेस 2 साल में ला लेंगे। जैसे हनुमानगढ़ के लिए ये बहुत अच्छा गर्व का विषय होगा कि उनके यहाँ एक बहुत बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। बहुत बढ़िया। चलिए जैन साहब, और लास्ट में ये बता दीजिए, खासतौर पर जो बेटियां इस कार्यक्रम को देख रही हैं और अगर उनकी इच्छा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहती हैं, अगर इच्छुक हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जब आपने कहा है तो मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने मेरी बेटी को ग्रूम किया उसी तरह कोई दूसरी बेटी भी अपनी ग्रूमिंग करे। हमने बेटी को 10वीं के तुरंत बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कराया, तो कोई 10वीं के बाद तुरंत पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करे और इसको स्कूल की साइंस मैथ्स की एजुकेशन जैसे समझे। अभी साइंस मैथ्स की एजुकेशन में जो साइंस के सब्जेक्ट्स वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ती है वो हम भी पढ़ाएंगे यहाँ पॉलिटेक्निक में। कुछ अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज दे देंगे और जैसे मैंने अभी कहा हाथ से काम करने की कुछ स्किल्स दे देंगे। और उसके बाद बिल्कुल साफ क्लियर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर या आर्किटेक्चर में डिप्लोमा करने के बाद हायर डिग्री एडमिशन्स लेंगे। हमारे यहाँ लेटरल एडमिशन्स होते हैं और सारे डिग्री एडमिशन्स में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास को सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो 10 के बाद 2 11 12 और 4 साल की डिग्री, और 10 के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और 3 साल की इंजीनियरिंग डिग्री, दोनों समान समय लेंगे। तो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करके लेटरल एडमिशन में सेकेंड ईयर में डिग्री में आके अपनी डिग्री पूरी करे। और जो सबसे बेहतरीन कमाल होगा ना वो ये होगा कि जिस दिन उस कॉलेज में प्लेसमेंट होंगे उस दिन सबसे पहला प्लेसमेंट हमारी लड़की को मिल जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा तनख्वाह वाला ऑप्शन भी उसके पास होगा। तो देखो, सिक्योरिटी अभी इन दिनों क्या है, एक बड़ी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब हम बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज बना रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा संख्या वाला देश बन रहे हैं, तो अगर यही युवा शक्ति आज अपने आप को काबिल नहीं बनाएगी तो एक बड़ी चुनौती भी और चेतावनी भी है कि जिस दिन यही लोग बुढ़े होंगे उस दिन सबसे ज्यादा बुढ़ों वाला देश भी यही भारत होगा। तो अगर उन बुढ़ों को केयर करने का सामर्थ्य उन्होंने अभी इन समय में नहीं बनाया ना, तो उनका बुढ़ापा बहुत बुरा हो सकता है। तो मेरा तो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट सा मैसेज है कि आप ऐसी एजुकेशन लें जिसकी जॉब कनेक्टिविटी हो। जो और अभी एक और बात हो गई है कि अभी पति और पत्नी दोनों कमाएंगे तो घर अच्छा चलेगा। अभी खाली पति कमाए और पत्नी घर बैठे, ये तो अब ट्रेंड खत्म हो गया पहले वाला कि भाई तो घर में वो घर में रहेगी और पुरुष बाहर जाएंगे। अब तो दोनों को मिलकर ही चलना पड़ेगा। एक और बात है, वो सामर्थ्य और सुख साधन भी नहीं आएंगे। दोनों की आय जुड़कर, चाहे वो कितना भी किसी भी रेशो में हो, तो लेकिन वो अगर जुड़ेगी तो निश्चित रूप से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि भविष्य को ध्यान में रखें और अपने आप को कोई भी शिक्षा दो ऐसी दें जो हमें एम्पावर करे, हम आर्थिक रूप से सक्षम बने और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। क्योंकि आने वाला समय अभी जितना सहज दिखता है उतना सहज नहीं रहने वाला है। तो ये हैं आनंद जैन, जो श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के एकेडमिक डायरेक्टर हैं और जिनका बहुत तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा तजुर्बा है, जो बहुत खास करने वाले हैं। चूँकि एजुकेशन का ये टाइम है, अभी सेशन शुरू होने वाला है और मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो हम खास बातचीत में कुछ शिक्षाविदों से ही आपकी मुलाकात करवाऊँ, ताकि एक अभिभावक के तौर पर भी आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिले और जो खास तौर पर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक काउंसलिंग की तरह, एक काउंसलर की तरह हम जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, ताकि उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। जैन साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा मैसेज है वो थ्रू होना बहुत जरूरी था। आपका हम सचमुच आभार व्यक्त करते हैं
धन्यवाद। धन्यवाद।